जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की सीरीज़ में मॉक टेस्ट दूसरा लेके आया हूं आपको। ये मॉक टेस्ट संख्या 7 है और इससे पहले 6 मॉक टेस्ट मैंने एसएससी जीडी स्पेशल या वीडियो एग्ज़ाम स्पेशल वो अपलोड कर दिए हैं। तो बिना देर के हुए एक और मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 50 रखी गई है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरी तरफ से और मैं आशा करता हूं कि आने वाले सभी एग्जाम में ये वीडियो किफ़ायती होगा। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट संख्या 7। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसमें से मैं बताना कि कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। ये मोनोसैकेराइड नहीं होता। दोस्तों, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है और ये जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड होती है। और सुक्रोज में किस किस का मिश्रण है? ग्लूकोज का मिश्रण होता है और दूसरा ये फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है सुक्रोज। दोस्तों, सुक्रोज जो होती है इसको केन शुगर भी कहा जाता है। गन्ने की शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है केन शुगर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक जो शर्करा है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होती है इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। फल शर्करा के नाम से जाना जाता है। फलों की मिठास का कारण है फ्रक्टोज। दूसरा, आप याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी फल हैं सब में कौन सी शर्करा होगी? फ्रक्टोज। लेकिन अपवाद अंगूर में जो होता है ये सुक्रोज होता है। ये आप याद रखना, अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? तो सुक्रोज होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, इसमें कहा गया किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो विष्णुपद मंदिर जो बना ये कौन सी शैली में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागर शैली। दोस्तों, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं ये नागर शैली में बनाए जाते हैं। नागर शैली की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं जैसे गर्भगृह का होना। गर्भगृह वह स्थान है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती हैं। उसके बाद में मंडप, शिखर, कलश, ये सारे जो क्वालिटी हैं वो आपकी नागर शैली में मिलती हैं। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं ये द्रविड़ शैली में बनते हैं। दोस्तों, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण ये बेसर कहलाता है। बेसर शैली क्या है? वह शैली जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण हो वो बेसर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में कहा गया ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? दोस्तों, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख ये कर्नाटक में खोजा गया और इसकी रचना की है रवि कीर्ति के द्वारा। ये जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का राजा था, पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख भी करता है। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ है? तो जवाब होगा नर्मदा का युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का राजा है इसके बारे में आप याद रखें। नर्मदा का युद्ध दो राजाओं के बीच लड़ा गया जिसमें आपका पुलकेशिन II और हर्षवर्धन था। और ये जो अभिलेख है वो किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा है। जवाब होगा ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। हरिसेन के बारे में याद रखिएगा। हरिसेन हर्षवर्धन का दरबारी कवि है और इसने क्या लिखा था? हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। सॉरी, ये हर्ष का नहीं है। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। ठीक है दोस्तों, हरिसेन, और इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, इसमें कहा गया सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है वो है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये सतलज और किसके बीच है? जवाब होगा काली के बीच है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया असम हिमालय। असम हिमालय ये तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। तीस्ता और दिहांग, तीस्ता व दिहांग के बीच में स्थित है आपका असम हिमालय। दोस्तों, पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। सिंधु व सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के बीच में है। और यहाँ पे लिखा गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। काली नदी और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। दोस्तों, हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 2400 किलोमीटर। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई मानी गई वो है आपकी 8,848.86 मीटर। ये सही जवाब होगा आपका 8,848.86 मीटर। दोस्तों,
जो हम बात करें हिमालय की, हिमालय जो है ये बलित पर्वत की उदाहरण है, या भी आप याद रखिएगा। हिमालय कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, टैथिस सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब होगा क्वेश्चन संख्या 4 का, सतलज और काली के बीच में मिलेगा आपको कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया है इसमें, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा होता है, सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, स्मॉग जो होता है ये द्वितीयक प्रदूषक है। दोस्तों स्मॉग जो बनता है ये स्मोक प्लस फॉग का मिश्रण होता है, स्मॉग प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग का मिश्रण है ये आप याद रखें। दोस्तों ये जो स्मोक बनता है ये कोहरे और धुएं का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण है, कोहरे का और धुएं का मिश्रण। फॉग मतलब होता है धुआं, तो कोहरा और धुआं का मिश्रण है आपका स्मोग। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है इसमें सबसे मुख्य प्रदूषक क्या होता है, तो याद रखिएगा जो ओजोन होती है, ओजोन, ये फोटोकेमिकल जो स्मोक बनता है, फोटोकेमिकल स्मोग उसका मुख्य घटक है। ये भी आप याद रखना, फोटोकेमिकल स्मोग का मुख्य घटक है आपका, और वो है आपका ओजोन, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों भारत में हम बात करें तो जो प्रदूषण को रोकने कई सारे अधिनियम लाए गए, जैसे जल प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया, तो भारत में 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लाया गया। वायु प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया, तो वायु प्रदूषण अधिनियम लाया गया 1981 में, 1981 में। और आप याद रखिएगा भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लाया गया था, 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा बंधुआ मजदूरी को बैन किया गया है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 में कहा गया कि बलात्श्रम बैन है, भारत में आप बलपूर्वक किसी से जो मजदूरी है वो नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप फैक्ट्री या कारखाने में काम पर नहीं लगाएंगे। अनुच्छेद 21 ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, निजता का अधिकार इसी में लिखा गया, और जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। अनुच्छेद 19 ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, इसमें कहा गया विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे, विद्युत धारिता फैराडे। कूलाम की बात करें तो जो आवेश होता है, चार्ज की यूनिट क्या है, वो कूलाम होती है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन संख्या 8 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 8 में, इसमें कहा गया है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। दोस्तों जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो विघटन के बाद में लेड में बदल जाते हैं, क्योंकि सबसे स्थायी तत्व क्या होता है, लेड, यानी कि सीसा। सीसे का संकेत क्या होता है, पीबी होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो लेड होता है, भारत में कौन सी खान है जो लेड के लिए फेमस है, सीसे के लिए फेमस है, वो है आपकी जवार की खान। जवार की खान ये उदयपुर में स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है, जवाब होगा ये फेमस है आपके लेड के लिए, जिंक के लिए और चांदी के लिए। लेड, जिंक और चांदी वो कहाँ से मिलता है, जवार की खानों से मिलता है। दोस्तों हम बात करें यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम को हम क्या बोलते हैं, यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि यूरेनियम को और क्या कहा गया है, तो यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, येलो केक। और भारत में एक खान है जादूगड़ा की खान। जादूगड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, जवाब होगा यूरेनियम के लिए। झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगड़ा की खान है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जवाब होगा यूरेनियम के लिए। ठीक है दोस्तों। और यूरेनियम जो प्रकृति में मिलता है ये किस रूप में मिलता है, यूरेनियम 238 के रूप में इसकी प्राप्ति होती है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से है, अशुद्ध होता है। और इसी का प्रयोग, यूरेनियम का प्रयोग यूरेनियम 235 के रूप में हम किसके रूप में करते हैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। जो ईंधन बनता है आपका बिजली बनाने के लिए वो होता है यूरेनियम 235। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, और सही जवाब होगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी की सरकार में इसको शुरू किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, जवाब होगा 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया आपका 1987। भारत में प्रोजेक्ट राइनो यानी कि गैंडे को बचाने के लिए अधिनियम की शुरुआत कब हुई, जवाब होगा 1987 में। 1992 ये हाथी, प्रोजेक्ट हाथी भारत में शुरू किया गया 1992। 1975 प्रोजेक्ट
1975 में आया था प्रोजेक्ट घड़ियाल। प्रोजेक्ट घड़ियाल की शुरुआत 1975 में की गई। दोस्तों एक और आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट रेड पांडा। रेड पांडा ये कब स्टार्ट किया गया था? तो प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत हुई थी आपकी 1996 में। प्रोजेक्ट लाल पांडा ये 1996 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नो का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1975। सॉरी डी नहीं, सी होगा। प्रोजेक्ट टाइगर है तो ये होगा 1973। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 10 का सही जवाब क्या होगा? बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया। इसमें जो जाफर था बक्सर के युद्ध में, इसने पूछा है कौन सा युग सुमेलित, अच्छा सही वाला पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच नहीं हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, हेक्टर मुनरो, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम, इसमें 3 टुकड़े थी। हेक्टर मुनरो एक तरफ था और बंगाल का नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इनकी सेना एक तरफ थी। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा आपकी बोडीवास की लड़ाई। दोस्तों बोडीवास की जो लड़ाई है ये अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोडीवास की लड़ाई। सन 1760 में बोडीवास का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व क्या था? काउंट डी लाली ने। काउंट डी लाली के द्वारा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया गया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयर कूटे ने। सर आयर कूटे ये अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे उस दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 11 में? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 में कहा गया पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? दोस्तों पांडिचेरी की संधि ये किस किस के बीच हुई थी? तो बोडीवास के युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई और ये संधि हुई थी आपकी अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच। कौन से युद्ध के बाद? बोडीवास के युद्ध के बाद। और इसी संधि के द्वारा फ्रांसीसी सेना से अंग्रेजों को क्या मिल गया था? पांडिचेरी मिल चुका था। दोस्तों पांडिचेरी जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आपका जवाब होगा 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों पांडिचेरी का जो हाईकोर्ट है ये मद्रास हाईकोर्ट में लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। पांडिचेरी का हाईकोर्ट मद्रास में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना। चलिए क्वेश्चन संख्या 12 की ओर चलते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निकासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। RC दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका दादा भाई नेहरूजी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया? नेहरूजी को कहा गया। दोस्तों नेहरूजी जो है ये पहले भारतीय थे जिन्हें 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया था। और ये किस पार्टी से चुने गए थे? लिबरल पार्टी से चुने गए थे। लिबरल पार्टी कहाँ से चुने गए थे? फिंसवरी से चुने गए थे। ये भी आप याद रखना, फिंसवरी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे एक और शब्द में लिखा गया बिपिन चंद्र पॉल। दोस्तों जो कांग्रेस का चरमपंथी समूह था उसी में थे बिपिन चंद्र पॉल और ये लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। लाल बोले तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल। व्योमेश चंद्र बनर्जी लिखा गया ऑप्शन में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 13। इसमें कहा गया दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों जो दुग्ध है ये एक इमल्सन का उदाहरण है और मैं आपको बता दूं जल में वसा का इमल्सन बनता है। जल में वसा का इमल्सन है दुग्ध। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, पायस। पायस को ही अंग्रेजी में इमल्सन कहा जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती होती है और ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे कब होता है? जवाब होगा 26 नवंबर। दोस्तों भारत में केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सही जवाब होगा करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र ये हरियाणा का जिला है करनाल, यहाँ पर आपको मिलेगा। और करनाल में कल्पना चावला का जन्म भी हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पाश्चुरीकरण क्या है? दूध के जीवाणुओं को मारना या दूध को शुद्ध करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, विश्व दुग्ध दिवस कब होता है? तो
1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? कब? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और जब दूध दही बनता है तो कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में रेनिन जो एंजाइम है ये सहायक होता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, इसमें क्या कहा गया? सुपीरियर झील कौन से 2 देशों की सीमा पर स्थित है? 14 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है ये 49वीं समानांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? 49वीं समानांतर रेखा कहलाती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो देशों की सीमा है वो मानी जाती है। तो सही जवाब होगा आपका सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के देश हैं दोनों, आप याद रखें। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है और कनाडा की राजधानी क्या है आपकी? कनाडा की राजधानी है आपकी चलो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी क्या है ये आपको बताना है, मैं भूल चुका हूँ अभी थोड़ा। दूसरा है आपका अगला क्वेश्चन संख्या 15, भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो कौन सी संस्था है जो भारत में जीडीपी के आंकड़े जारी करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO के द्वारा जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका आरबीआई। दोस्तों आरबीआई जो है ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को बना और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई, लेकिन आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों आरबीआई के बारे में आप याद रखिएगा, आरबीआई के जो भारत में क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये कितने हैं आपके? 31 हैं। और आरबीआई भारत के अतिरिक्त कभी पाकिस्तान और बर्मा का केंद्रीय बैंक भी रह चुका है। ये आप याद रखें, बर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी आरबीआई ने काम किया है। और आरबीआई कितने से कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है? आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट छाप सकता है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई 1 रुपये का नोट नहीं छाप सकता। क्यों? क्योंकि भारत में 1 रुपये का नोट भारत का मंत्रालय छापता है और इस पर जो साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर वो वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो 1 रुपये का नोट किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? दोस्तों जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये लेग्यूमिनेसी परिवार के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है और वो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा दलहनी पौधा इनमें से नहीं है, तो वो धान नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है आपका धान। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो पौधे नाइट्रोजन को प्रयोग करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि किसी भूमि में नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ के पौधे क्या हो जाते हैं? मांसाहारी हो जाते हैं। तो आप याद रखें कि मांसाहारी पौधे कौन सी मिट्टी में उगते हैं? जवाब होगा ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में पौधे उगते हैं। पौधों के लिए जो 3 सबसे प्राइमरी पोषक तत्व हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, इसमें कहा गया ट्राइसेम योजना ये किससे संबंधित है? दोस्तों ट्राइसेम योजना ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। दोस्तों ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, इसे मोतियों का शहर भारत में कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक देश नहीं है? तो सही जवाब कौन सा होगा? बाल्टिक देश दोस्तों एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं, जबकि बेलारूस ये बाल्टिक देश का हिस्सा नहीं है। दोस्तों बेलारूस की बात करें तो इसकी राजधानी है मिन्स्क। क्या राजधानी है? मिन्स्क। और यहाँ की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेलारूस ये बाल्टिक कंट्री में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, इसमें कहा गया आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो 19 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी,
हेनरी बिबियन डोरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया। दोस्तों हेनरी बिबियन डोरेजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन भी चलाया गया था। यंग बंग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आता है एग्जाम में। यंग बंग आंदोलन ये किसने चलाया था? जवाब होगा हेनरी बिबियन डोरेजियो ने। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय युवाओं को पश्चिमी जो शिक्षा है और पश्चिमी संस्कृति के बारे में जागरूक करना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ऑप्शन में क्या लिखा गया है? ऑप्शन में लिखा है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस वही व्यक्ति था जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया है अंग्रेजी अनुवाद। दोस्तों गीता का उपदेश ये कुरुक्षेत्र में दिया गया। महाभारत के 18वें दिन जो गीता का उपदेश था वो दिया गया है, कृष्ण ने दिया था, श्री कृष्ण ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और कौन थे आपके? आगा खान, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में होते थे और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ये आप याद रखें। गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अभी कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के अभी के लिए जो प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनाक। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ऋषि सुनाक या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिस मतलब घर में रहता है उस घर को ऑफिशियल नाम क्या दिया गया? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये लंदन में एक जगह है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है। तो इसका सही जवाब था 20 का मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना को कायदे आजम भी कहा गया और 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। इन्हें पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 21, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और वन समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन पंचायती राज समवर्ती सूची का विषय नहीं है। पंचायती राज ये राज्य सूची में आता है, ये आप याद रखें। दोस्तों भारत में जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायती राज को जो संवैधानिक स्टेटस मिला वो मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। 92 में ये संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में ये लागू कर दिया गया। और भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर की होती है। 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है भारत में और इन 3 स्तर में सबसे ऊपर होता है आपका जिला पंचायत, दूसरा होता है आपका ब्लॉक समिति और थर्ड होता है आपका विलेज पंचायत, मतलब गांव की पंचायत। और भारत में बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी उसी ने कहा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? क्वेश्चन संख्या 22, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। दोस्तों अवतल लेंस जो होता है ये अपसारी होता है, ये अभी आप याद रखिएगा। कैसा होता है आपका? अपसारी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये सिद्धू और कानू ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही है ये तो आपका। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू ये 1855 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। दूसरा आपका रामोसी विद्रोह चितर सिंह। तो रामोसी विद्रोह चितर सिंह ने सतारा में स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में 1822 में। दूसरा आपका कोल विद्रोह बुद्धो भगत। कोल विद्रोह बुद्धो भगत ये भी आपका सही है और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा आपका पागलपंथी विद्रोह ये करम शाह ने स्टार्ट किया था, ये इसमें लिखा है मजमून शाह, ये गलत है आपका। पागलपंथी विद्रोह ये करम शाह का है ना कि मजमून शाह का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी पागलपंथी विद्रोह। अच्छा कब हुआ था ये? तो 1813 से 1831 तक चला था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 24, इसमें कहा गया कि कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। दोस्तों 24 में क्या देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 सबसे पहले कहा गया इसमें कि बॉडी वॉश का युद्ध। दोस्तों बॉडी वॉश का युद्ध जो हुआ ये 1760 में हुआ था। दूसरा आपका बेदरा का युद्ध सन 1759 में हुआ। तीसरा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1740 में हुआ। और चौथा आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 में। तो पहला देखिए, पहले कौन सा आएगा, पहला आएगा आपका 40 के बाद में आएगा 59, यानी कि 2 3, फिर आएगा 60, 1 और 4। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 2 1 3 4। बॉडी वॉश का युद्ध आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर है आपका, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। दोस्तों अभिधम्म पिटक जो लिखा गया, ये शामिल किया गया बौद्ध धर्म में, और ये हुआ था आपका तृतीय बौद्ध संगति, जो अशोक के टाइम में हुई थी। अशोक के टाइम में, अच्छा कहाँ पर हुई थी अशोक के टाइम में, तो अशोक के टाइम में जो तृतीय बौद्ध परिषद हुई थी, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना भी कहा जाता है। तो और मैं आपको बता दूं, ये जो अभिधम्म पिटक है, इसकी रचना किसने की, अभिधम्म पिटक लिखा था मोगली पुत्तिस ने। अभिधम्म पिटक मोगली पुत्तिस के द्वारा लिखा गया। और इस अभिधम्म पिटक में किस बात का उल्लेख है, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, जो दार्शनिक सिद्धांत बौद्ध धर्म के हैं, वो अभिधम्म पिटक में लिखे गए हैं। दोस्तों अभिधम्म पिटक के अलावा विनय पिटक जो उपाली के द्वारा लिखा गया, और दूसरा आपका सुत्त पिटक आनंद ने लिखा है। और इन तीनों पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। जैसे है आपका क्रिप्स मिशन मार्च 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही जवाब क्या होगा 26 का होगा आपका ऑप्शन ए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 2 4 1 3, 2 4 1 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी कांगो नदी। अच्छा लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों विषुवत रेखा का नाम भूमध्य रेखा भी है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये एक ग्लोब है या पृथ्वी है, पृथ्वी को जो रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यही आपकी विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा कहलाती है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। दोस्तों कार्टेजेना जो जगह है ये कोलंबिया देश में है। किस देश में है, कोलंबिया में। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। 2000 में ये साइन किया गया था और ये लागू हुआ था 2003 में। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, जैविक विविधता को बनाए रखने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं। चश्मे के जो लेंस हैं ये क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रुक्स कांच। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो चश्मे होते हैं, चश्मे के लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है डायोप्टर। क्या बता सकते हैं धूप के चश्मों की जो क्षमता है वो कितने डायोप्टर की होती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, धूप के चश्मे होते हैं आपके समतल। अब समतल जो लेंस है इनकी वक्रता त्रिज्या होती है हमेशा, वक्रता त्रिज्या वो 0 होती है। क्या होती है आपकी वक्रता त्रिज्या 0। अब आपने पढ़ा कि लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब आपने फोकस दूरी को क्या मान लिया, वक्रता त्रिज्या ही फोकस दूरी का काम करती है। तो आपने माना कि f का मान क्या हो गया 0, तो ये आएगा 1/0। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका मान आएगा 0। अर्थात धूप के चश्मों में जो लेंस होते हैं उनकी क्षमता 0 डायोप्टर की होती है। दोस्तों अगर लेंस अवतल है तो माइनस होगा, और लेंस उत्तल है तो इसकी क्षमता प्लस में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से
किस नगर का संबंध भगवान महावीर से नहीं है? दोस्तों वैशाली, पावापुरी और चंपा इनका संबंध महावीर से है, लेकिन लुम्बिनी नामक वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये बुद्ध से संबंधित है, भगवान महावीर से संबंधित नहीं है। दोस्तों भगवान महावीर ये बौद्ध धर्म जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इन्हें जिन कहा गया है, जिन जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2011 की जनगणना में कौन सा ऐसा धर्म है जिसकी आबादी या जिसमें जो लोग हैं वो सर्वाधिक साक्षर हैं? जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं और सबसे ज़्यादा नगरों में रहते हैं ये लोग, जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो 31 का सही जवाब क्या होगा? चंदेल ये खजुराहो की राजधानी थी, खजुराहो मतलब इनकी राजधानी थी। सोलंकी वंश की राजधानी अहिड़वाल थी और प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी, जबकि कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर। ये गलत है आपका, इनकी राजधानी अजमेर नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अजमेर वैसे राजस्थान का शहर है और ये लूनी नदी के किनारे है। क्या है आपकी? लूनी। अब आपके लिए प्रश्न है, आप बताइए कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, ये हमें बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है। दोस्तों गुजरात कब बना था? 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना की गई। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मोढेरा गांव भारत का पहला गांव है जो 24x7 सोलर एनर्जी से संचालित होता है। 24x7 ये सोलर एनर्जी से संचालित होता है, वो है मोढेरा गांव। अगला है आपका क्वेश्चन संख्या 33। इसमें कहा गया निम्नलिखित को में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 33 का पहले देखें, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564, तो सही जवाब होगा, ये बिल्कुल सही है आपका। दीन ए इलाही की स्थापना 1582, ये भी सही है। महजरनामा 1578, ये गलत है आपका। महजरनामा 1578 में स्थापित नहीं हुआ था। अच्छा, तीर्थ यात्री कर समाप्ति कर दी गई 1563 में, ये भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महजरनामा की स्थापना, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 34। इसमें कहा गया मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों वैसे मनसबदारी व्यवस्था ये शुरू तो की गई थी अकबर के द्वारा, लेकिन इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जहांगीर को दिया जाता है। जहांगीर जिसे पहले क्या कहा गया? बचपन में सलीम कहा जाता था। दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था जो थी ये अकबर की प्रशासनिक सुधार व कर प्रणाली थी। किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार और कर प्रणाली। सैनिकों को मनसबदार बनाया जाता था, या मनसबदार जो थे वो कर प्रणाली से संबंधित भी थे। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी और अकबर ने मंगोलों की जो मनसबदारी प्रणाली थी उसी के आधार पर भारत में मनसबदारी स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन आपका, चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध ये लड़ा गया किस किस के बीच में? तो इसका सही जवाब होगा आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ, और चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539। हुमायूं और शेरशाह के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में, दोनों हुमायूं और शेरशाह ही शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो पहले एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध, ये ही क्रियाशीलता है। तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहले एकल बंध, फिर द्विबंध और फिर त्रिबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है? तो दोस्तों जो ग्लाइकोजन का स्टोर होता है वो होता है आपका लीवर यानी कि यकृत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लीवर जो है ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता है इसकी, और लीवर यूरिया को निकालता है। यूरिया बनाने का काम किसका है? तो लीवर का काम है। ठीक है दोस्तों, लीवर ये पाचन में सहायक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और यदि कोई व्यक्ति जहर खाता है तो जहर का संचय कहाँ पर होता है? हमारे लीवर में होता है। लीवर से जब हमारी बॉडी में संक्रमण होता है तो विटामिन ए भी बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपका लिखा गया आपका वृक्क यानी कि किडनी की जो संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि किडनी की छोटी छोटी कोशिकाएँ जिनसे इसकी संरचना या बनावट है वो क्या है? आपकी नेफ्रॉन। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया हृदय
यानी कि ईसीजी। कभी क्वेश्चन आए कि ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। कौन सी योजना थी? जवाब होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार में। और ये जो मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया, इसके लिए अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम का नाम था उपक्रमों का अधिग्रहण। उपक्रमों का अधिग्रहण, उपक्रमों का अधिग्रहण अधिनियम 1970। ठीक है दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये भारत में हुआ। अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीय बैंक हैं, ये आप याद रखें। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा गया? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 39, इसका सही जवाब होगा पूरक वस्तुएं। जो वस्तुओं का उपयोग साथ साथ होता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती? दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो ये यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में आता है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा फिर किससे नहीं गुजरती? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, हिमालय से नहीं गुजरती। हिमालय इसका सही जवाब है। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा ये 82.5 पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा ये 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यह इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, भारत का जो मानक समय है ये GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, इससे कितना आगे है? तो भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय आगे चलता है ग्रीनविच माध्य से। दोस्तों भारत में मानक समय जो मापता है वो है आपकी राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाला। और ये कहाँ पर है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला? ये नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली यही भारत में राष्ट्रीय समय को मापता है। और राष्ट्रीय समय को जो मापने के लिए, जो भारत का मानक समय, इसको मापने के लिए सीजियम घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखना कि भारत के मानक समय को मापने के लिए कौन सी घड़ी प्रयुक्त होती हैं? सीजियम की घड़ी प्रयुक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 41, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बॉमडिला दर्रा उत्तराखंड, ये गलत है। दोस्तों बॉमडिला दर्रा ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, क्या समझे? अरुणाचल प्रदेश। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों फिर उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं? तो उत्तराखंड के दर्रे आप याद रखना, जैसे नीति दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, उत्तराखंड में ही स्थित है नीति दर्रा। उसके बाद में माना दर्रा, उसके बाद में लिपुलेख दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? आपके उत्तराखंड में। दोस्तों चलो कमेंट में लिख के बताइएगा भारत में रेजांगला दर्रा कहाँ पर है? रेजांगला दर्रा ये कहाँ पर है, ये हमें बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट चावल की पैदावार के लिए अधिक प्रसिद्ध है, क्यों? भारत में पश्चिमी तट के कंपेयर करें तो पूर्वी तट पे चावल की खेती ज़्यादा होती है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो अधिकांश नदियों का ढाल है वो है आपका पूरब की तरफ, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियाँ गिरती हैं और ये नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लेके आती हैं। नमी इस क्षेत्र में ज़्यादा रहती है और इसी के कारण जो पूर्वी घाट हैं, पूर्वी तट हैं, उन पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका पश्चिमी तट। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है और डेल्टाई क्षेत्र है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जैसे नर्मदा एस्चुरी बनाती है, जैसे तापी एस्चुरी बनाती है, जैसे माही, ये सारी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं और ये अरब सागर में जाके अपना मुहाना खोल देती हैं। ठीक है दोस्तों हम बात करें चावल की, तो एक है आपका गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मुख्य होता है? विटामिन ए पाया जाता है। अच्छा, भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये है आपका कटक में, कटक उड़ीसा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, चावल भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है, ये भी आप याद रखिएगा। चावल खरीफ की फसल है भारत में, आप याद रखें। क्वेश्चन संख्या 43, इसमें कहा गया केंद्र विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंधित किए गए हैं? 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भाग 11 में केंद्र और राज्य विधायी संबंध का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में कितने भाग थे मूलतः? दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं, ये भी आप याद रखें। संविधान कब मतलब कितने टाइम में बना था? 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है आपका क्वेश्चन संख्या 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में लिखी गई है और इसमें लिखा गया कि संविधान के उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होगा वो उससे हट सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग प्रस्ताव लाएगा तो संसद के किसी भी सदस्य के 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। 14 दिन पहले सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो सदन उस पर आरोप लगाए उसका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 45 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की जो योग्यता है, ये सदस्यता है, वो समाप्त हो जाएगी? यदि वह 60 दिन से अनुपस्थित चल रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि उसे निष्कासित कर दिया गया सदन द्वारा, ये भी सही है। यदि उच्च न्यायालय ने उस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है तो इस आधार पर संसद सदस्य की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों, संसद के बारे में बात करें, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। भारत की संसद भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा या रानी से की जाती है, ये भी आप याद रखेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 46 का। क्वेश्चन संख्या 47, इसमें कहा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो लिखा गया वो लिखा गया अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में लिखा गया है राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त एक है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और भारतीय निर्वाचन आयोग कब बना? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग बना और इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन और अभी के लिए अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में जो NRI होते हैं इनको वोट डालने का अधिकार कब मिला था? भारत में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? जवाब होगा 2011 में NRI को। 2011 में NRI को वोट डालने का अधिकार दिया गया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, भारत में वोट डालने की जो एज है ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1988 से 89 में लागू हो गया था ये। इसमें क्या हुआ कि वोट डालने की एज इस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर कितनी कर दी? जवाब होगा 18। तो भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। आर्टिकल 326 में इस बात का उल्लेख है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस आर्टिकल को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 48, इसमें कहा गया संविधान संशोधन में पिछड़ी वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया? 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 102वें संविधान संशोधन। दोस्तों, भारत में संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है वो है 368 और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई है। और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के दत्ता। के
दत्ता, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताइएगा, वाई आई एम एथीस्ट, ये किसकी आत्मकथा है? वाई आई एम एथीस्ट, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूची या मानव विकास सूचकांक किससे जुड़ा है? तो कौन व्यक्ति है जो मानव विकास सूचकांक से जुड़ा है? वो है अमर्त्य सेन। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक अमर्त्य सेन के साथ साथ महबूब उल हक की देन है। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इनकी देन है आपका मानव विकास सूचकांक। और किसके साथ में? अमर्त्य सेन। दोस्तों, अमर्त्य सेन भारत का पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। अमर्त्य सेन के बारे में एक बिंदु और याद रखिएगा, जो अमर्त्य सेन है इन्हें 1999 में भारत रत्न भी दिया गया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जो मानव विकास सूचकांक है इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, 4 पिलर कौन कौन से हैं? बिल्कुल आप याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा पर आधारित होता है। जीवन प्रत्याशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छी लगा तो इसको लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की इसी क्लास के इन्हीं सब क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूं, और जल्दी मिलूंगा एक और मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।